हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं शिफ्ट टू। ओके, तो शिफ्ट टू का पेपर एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। शिफ्ट टू का जो कि 29 ऑफ मई को हुआ था, तो उसका पेपर एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। इसके बाद में आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे हम शिफ्ट थ्री का भी पेपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अभी शिफ्ट टू का पेपर एनालिसिस चलिए एक बार देख लेते हैं। और एंड बाय द वे आप सभी लोग बताएं, जो हमारा फ्री कोर्स एडिशनल सीईटी के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है फ्री कोर्स, तो उसको ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। उसका एक लेक्चर अभी तक हो चुका है जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक के ऊपर था, वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके ऊपर वर्कशीट भी हमने एक दे दिया है और साथ में एक टेस्ट भी उसके ऊपर हो चुका है। सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक आउट दैट। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पेपर एनालिसिस से। क्विकली फटाफट करेंगे इसको। तो इंग्लिश में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में मीनिंग बताना है जैप का। तो जैप का मीनिंग बहुत ही क्लियर एंड सिंपल है यहाँ पे, कि किसी को डिस्ट्रॉय करना या फिर किसी को मारना। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ जैप। तो यहाँ पे इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो यहाँ पे सेंटेंसेस क्या, ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइसेस, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडवाइस। ओके, यहाँ पे एडवाइस के बारे में बात हो रहा है। तो एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, वी कैन नॉट काउंट एडवाइस। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। सबसे पहली चीज़ तो अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग, जब भी कोई नाउन ऐसा होता है जो कि अनकाउंटेबल होता है, तो उसमें हम लोग उसका प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते। ओके, बिकॉज वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एडवाइस। तो इसीलिए एडवाइसेस तो कैंसिल हो गया। उसके बाद में ही गेव मी एन एडवाइस, मतलब इसमें भी क्या है कि इसमें वी कैन नॉट काउंट। ओके, तो इसमें थोड़ा है, ज़्यादा है, दैट वी कैन से। ओके, बट एन एडवाइस दिस इज़ रॉन्ग ओवर हियर, ग्रामेटिकली दिस इज़ रॉन्ग। ओके, सो एक्चुअल में जो राइट सेंटेंस होगा, ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस। ओके, तो ये जो सेंटेंस है दैट इज़ द डी ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड में एक क्वेश्चन था यहाँ पे, ग्रामर डेफिनेशन के ऊपर। होमोनिम्स आर टू और मोर वर्ड्स विच लुक और साउंड द सेम बट हैव डिस्टिंक्ट एंड अनरिलेटेड मीनिंग। ठीक है, तो होमोनिम्स क्या बोल रहे हैं कि टू एंड मोर वर्ड्स विच लुक एंड साउंड द एग्जैक्टली, मतलब कि सेम स्पेलिंग होगा, सेम साउंड होगा, लेकिन मीनिंग अलग होगा, उसके दोनों का मीनिंग अलग होगा। तो यहाँ पे उसको होमोनिम्स बोलते हैं। एंड होमोफोन्स में कह रहा है कि दो और मोर वर्ड्स विच साउंड सेम बट आर रिटन डिफरेंटली। तो यहाँ पे ये दोनों डेफिनेशंस राइट हैं कि नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ ट्रेन के बारे में, ठीक है, ट्रेन, तो ट्रेन को हम लोग दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। एक ट्रेन को अगर हम कंसीडर करेंगे तो दैट मीन्स कि इसका मीनिंग होता है टीचिंग, ओके, या फिर किसी को कोच करना, राइट। और एक ट्रेन का मीनिंग क्या है, दैट इज़ एन व्हीकल, राइट, जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो दोनों एक ही वर्ड है लेकिन दो डिफरेंट टाइप से इसके मीनिंग हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं होमोनिम। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल एंड सेल, अब देखो यहाँ पे ये दो डिफरेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, हम लोग एक ही तरीके से उसको बोल रहे हैं, लेकिन एक सेल का मीनिंग है यहाँ पे एक बैटरी, और दूसरे सेल का मीनिंग है कि किसी चीज़ को बेच देना। तो इसीलिए यहाँ पे इसके जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो सेम है बट स्पेलिंग्स अलग है। तो दोनों ही डेफिनेशंस यहाँ पे राइट हो रहे हैं, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स का दोनों डेफिनेशन राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान से देखना। इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आईएनजी फॉर्म होता है इसके अंदर। तो आईएनजी फॉर्म कहाँ कहाँ पे, चलो, प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, तो प्रेजेंट में आई एम वर्किंग मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, टॉम इजंट वर्किंग टुडे, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, राइट। दे डोंट वर्क वेरी हार्ड, ओके, दे डोंट वर्क वेरी हार्ड, इसमें आईएनजी फॉर्म ही नहीं आ रहा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसको भी चेक कर लेते, ये है क्या, व्हाट टाइम यू आर गोइंग आउट, अच्छा गोइंग आउट, यू आर गोइंग आउट, तो ये भी देखो प्रेजेंट में ही, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। सो ओनली दी थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ लिटिल इज अ पॉजिटिव आइडिया, लिटिल इज अ नेगेटिव आइडिया। तो यहाँ पे इसका हमको मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस गलत है वो हमको बताना है।
ठीक है, अब देखो अ लिटिल के बारे में अगर हम बात करें, ओके, तो अ लिटिल, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अ लिटिल, अगर लिटिल के साथ में अगर कोई भी आर्टिकल लिखा है तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज करेक्ट, ओके, वो गलत नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे अ लिटिल मतलब देखो दैट इम्प्लाइज कि मतलब कि कुछ है बट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव अ लिटिल मनी टुडे, ओके, दैट मीन्स कि मेरे पास में आज के दिन में थोड़ा सा पैसा है, ओके। एंड लिटिल जब हम बोलते हैं तो ऑलमोस्ट इट मीन्स इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि ऑलमोस्ट नहीं, ना के बराबर, ओके। तो यहाँ पे ये डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं, दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं, ओके। अ लिटिल इज़ अ पॉजिटिव आइडिया, लिटिल इज़ अ नेगेटिव आइडिया, ओके। सो दोनों ही सेंटेंसेस यहाँ पे, ओके, दोनों ही सेंटेंसेस यहाँ पे राइट मतलब कंसीडर हो सकते हैं, बिकॉज अ लिटिल इज़ अ पॉजिटिव आइडिया मतलब यहाँ पे देखो आइडियाज़ के बारे में बात हो रही है, तो अगर हम नोशन कंसीडर करने की किसके बारे में सोचें तो अ लिटिल मतलब कि थोड़ा है ना, मतलब तो इट इज़ लिटिल बिट पॉजिटिव। लिटिल मतलब ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, मतलब अगर मैं बोलूँ कि दिस पर्सन हैज़ वेरी लिटिल, या फिर दिस पर्सन हैज़ लिटिल चांसेस टू लिव, तो लिटिल चांसेस टू लिव मतलब कि ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट चांसेस टू लिव, तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव आइडिया। सो इसीलिए बोथ द स्टेटमेंट्स ओवर हियर आर बिकमिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे हमको टेंसेस से मैच करना है इसको, ठीक है। तो टेंसेस से मैच करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। यहाँ पे देखो वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे, ओके, वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे, तो ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, तो पास्ट का सेंटेंस है, तो ये हो गया पास्ट सिंपल। ही वॉज रीडिंग बोल दिया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, मतलब कि ये 4 को मैच करेगा, ये सेकंड को मैच करेगा। डज ही प्ले गिटार, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, 1 को मैच करेगा। टॉम इज़ हैविंग शावर मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये 3 को मैच करेगा, ठीक है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहीं है क्या, 2 4 1 3, ओके, दिस इज मैचिंग आउट ओवर हियर, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। क्लियर विद इट। नेक्स्ट, फाइंड द काउंटेबल नाउन, इसमें से काउंटेबल नाउन कौन सा है, इनकरेक्ट काउंटेबल कौन सा है, तो इनकरेक्ट काउंटेबल नाउन कौन सा है, देखो बॉटल दैट इज करेक्ट, मैन दैट इज करेक्ट, कार इज करेक्ट, मनी इज इनकरेक्ट ओवर हियर, ओके। मनी इज एन इनकरेक्ट काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन नहीं है, राइट। सो वी कैन नॉट, देखो हम फिजिकली मनी को काउंट कर सकते हैं बट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश वी कैन नॉट, हम मनीज नहीं बोल सकते हैं ना, ओके। तो मनी विल रिमेन एज मनी ओनली, ओके। सो उसका सिंगुलर प्लूरल सब एक ही है, राइट। गोइंग आउट टू द नेक्स्ट वन, चलो सिलेक्ट द टर्म विच डज नॉट मैच द ग्रुप, ठीक है। तो सिलेक्ट द टर्म विच डज नॉट मैच द ग्रुप आफ्टर नाउ टुडे दिस ईयर, देखो नाउ टुडे दिस ईयर जो है दिस इज डिनोटिंग व्हाट, टाइम, ओके, बट आफ्टर इज नॉट डिनोटिंग टाइम, ठीक है। आफ्टर इज काइंड ऑफ एन प्रपोजिशन ओवर हियर, सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, ओके। तो फ्रेजल वर्ब हमको यहाँ पे, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, मोस्टली वो वर्ड्स जो कि साथ में मतलब रहते हैं, ओके, एक काइंड ऑफ एन फ्रेज में एक तरीके से आते हैं, ओके। सो शी वॉज इंटेलिजेंट एंड गॉट थ्रू द, ओके, गॉट थ्रू द एग्जाम विदाउट डिफ़िकल्टी, तो यहाँ पे शी वॉज नहीं, यहाँ पे ये तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, विदाउट डिफ़िकल्टी नहीं, गॉट थ्रू विल बी द फ्रेजल वर्ब ओवर हियर, जिसका मीनिंग होता है कि पास्ट, ओके। तो पास होना जो होता है दैट इज कॉल्ड एज, मतलब शी वॉज इंटेलिजेंट एंड पास्ड द स्टाफ एग्जाम विदाउट डिफिकल्टी, ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब ओवर हियर, ठीक है। ओके, नाउ ग्रीफ का एंटोनिम चाहिए, ओके, वेरी सिंपल वर्ड ओवर हियर, वेरी सिंपल, यस और नो एवरीवन। तो ग्रीफ का एंटोनिम क्या होगा, ग्रीफ, देखो ग्रीफ का मीनिंग क्या होता है, सॉरो, ओके, ग्रीफ का मतलब सॉरो से रिलेटेड है। तो एंटोनिम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी जॉय, तो उसका एंटोनिम शुड बी जॉय, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ द इर्रेगुलर, ओके, इर्रेगुलर वर्ब्स, अब इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, देखो वर्ब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ईट के बारे में बात करूं तो इसका क्या होगा, एट होगा। वैसे मैं अगर मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अ वर्ड, जो भी वर्ड में एंड में ईडी लगता है दैट इज कॉल्ड एज
दैट इज़ कॉल्ड एज एन रेगुलर वर्ब, ओके। और जिसके एंड में ईडी नहीं लगता है दैट इज़ कॉल्ड एज एन, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि टाई, ओके, तो टाइड, राइट, इसका पास्ट टेंस, ओके। सो आर यू गेटिंग इट, ओके। तो जो भी वर्ड के जो भी वर्ब के एंड में ईडी लगता है, ओके, इफ ईडी इज एट टू द एंड ऑफ अ वर्ब इन पास्ट टेंस, दैट इज रेगुलर। और जहाँ भी एक अलग वर्ड मिल रहा है, जैसे कि ईट का क्या है, एट हो रहा है यहाँ पे, ओके, सो दैट इज ओवर हियर, ये जो है दिस इज इरेगुलर। तो बिगिन का बिगैन होता है, लीव का लेफ्ट होता है, राइट का रोट होता है, कैच का कॉट होता है। तो चारों के चारों इरेगुलर वर्ब्स हैं। तो चारों के चारों इरेगुलर वर्ब्स हैं, राइट है, मतलब तो करेक्ट कौन कौन से बताना, चारों चारों राइट हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन राइट बन जाता है, ABCD ऑल आर राइट, ओके। ऑप्शन सी जो है दैट बिकम्स द राइट। फिल इन द ब्लैंक विद द राइट करेक्ट preposition, तो preposition से फिल करना है। Do you like traveling dash train? So on train, with train, at train या by train? By train होगा। Whenever we are considering an vehicle साथ में, तो we always consider the word by. So do you like traveling by train? Do you like traveling by bus? Do you like traveling by bike? या फिर do you like traveling by car? तो we use the preposition by. Okay? Next. सिमेट्री का मीनिंग बताना। सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है? तो सिमेट्री का मीनिंग होता है कि जो, जैसे सिमेट्री का मीनिंग होता है एक तरीके से जो हम लोग जो ग्रेवयार्ड्स देखते हैं ना, तो ग्रेवयार्ड्स, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज सिमेट्री। तो यहाँ पे अ प्लेस ऑफ फ्यूनरल्स, मतलब कि जहाँ पे मोस्टली लोगों को दफन किया जाता है, हिंदी में स्मशान घाट बोलते हैं उस, सॉरी, कब्रिस्तान बोलते हैं उसको, तो वो होता है सिमेट्री, ओके। सो ग्रेवयार्ड, प्लेस ऑफ फ्यूनरल्स। अब यहाँ पे बताना है हमको कि कौन कौन से पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, तो काइंड इज एन पॉजिटिव एडजेक्टिव, ब्राइट इज एन पॉजिटिव, टिमिड इज नॉट एन पॉजिटिव, मतलब टिमिड मतलब कि थोड़ा सा फियर्ड या समथिंग लाइक दैट, सो ये पॉजिटिव नहीं है। चीयरफुल इज एन पॉजिटिव, तो A, B and D, तो A, B and D दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो पैसेज था, पैसेज को रीड करना था, बहुत ही सिंपल सा पैसेज दिया था बाय द वे इस एग्जाम में। इट इज़ कॉमन बिलीव दैट द साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीक्वेंट हाईली डिस्ट्रक्टिव 20th century wars, the last century witnessed to extremely disastrous global war. Even the debris of the first war was not been cleared when the second broke out, and this war proved more devastating than the first. It was towards the end of this war that Americans dropped atom bombs over Hiroshima and Nagasaki, completely effacing the two towns from the world map. Since the 20th century was also the age when science attained the highest stage of development, a suspicion naturally creeps into the minds of the people that there is some vital correlation between science and war. Okay? So what is the common belief regarding the science? Science के regarding में क्या common belief है कि responsible for development, overall development of mankind, science is responsible for frequent highly destructible 20th century wars. So this is the suspicion, एक तरीके से ये belief है, तो इसीलिए ऑप्शन सी। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, नेम द टू टाउन्स वर विक्टिम्स ऑफ द विच वर द विक्टिम्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो टू टाउन्स यहाँ पे सिंपल सा आंसर दिया हो, हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो नागासाकी एंड हिरोशिमा, ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ एंड बोला है भाई, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें तो पैसेज की भी ज़रूरत नहीं थी हमको। तो एंड का एंटोनिम क्या होगा? ओके, तो एंड का एंटोनिम देखो, फिनिश इज ऑल्सो रिलेटेड टू एंड, क्लोज इज ऑल्सो रिलेटेड टू एंड, लिमिट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एंड। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मीनिंग होता है स्टार्ट, ओके, स्टार्ट ऑफ समथिंग, सो यहाँ पे एंड का एंटोनिम होगा स्टार्ट, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, आई शैल परचेज द क्लोथ्स इफ दे आर चीप। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में CET ने ऑन ऑब्जेक्शन इसका आंसर की को अपडेट किया था, ओके, द आंसर की हैज़ बीन अपडेटेड फॉर दिस क्वेश्चन ओवर हियर। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन से टाइप का ये एडवर्ब क्लॉज यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। अब एडवर्ब क्लॉज के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो देखो क्लॉजेस हम पढ़ने वाले हैं, ओके। द अपकमिंग लेक्चर जो कि हमारा होगा वहाँ पे
वहाँ पे या फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा उसके अंदर हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। ओके, सो अपकमिंग इंग्लिश क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज हम ग्रामर के टॉपिक्स को डिस्कस आउट करने वाले हैं। तो एडवर्ब क्लॉज का टाइप बताना, कंसेशन, कॉज, मैनर या कंडीशन। तो पहले जो आंसर दिया गया था दैट वाज 83 वाला ऑप्शन, मैनर बोला गया था, बट दिस इज़ नॉट मैनर, ठीक है, क्योंकि आई शैल परचेज द क्लोथ्स इफ़ दे आर चीप, मतलब इफ़ दे आर चीप मतलब कंडीशन यहाँ पे लग रही है ना, तो दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर की को चेंज किया गया और कंडीशन को एक राइट आंसर कंसीडर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द हैबिट ऑफ ईटिंग टू मच इज कॉल्ड एज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो हैबिट ऑफ ईटिंग टू मच इज कॉल्ड एज ग्लूटोनी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करना परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या होता है, तो पहले देखो, पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बात करेंगे तो हैड आना चाहिए, डेफिनेटली हैड होना ही चाहिए। तो हैड सारिका नॉट कम, यस दिस इज राइट। शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग, राइट। राजू हैड ड्रॉन, ओके दिस इज राइट। बट केदार हैड नॉट बीन टू स्कूल, ओके, केदार हैड नॉट बीन गोइंग टू, मतलब यहाँ पे दिस इज पास्ट परफेक्ट, ओके, कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस, ओके, तो दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसलिए सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे ए बी और सी बनता है यहाँ पे, तो ए बी सी कहाँ पे है, ऑप्शन बी है ए बी सी, तो दैट इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। चलो यहाँ पे बताना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, आई हैव ब्रॉट अ बुक, आई हैव ब्रॉट अ बुक, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाना था। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाना था, तो यहाँ पे देखो, पहले तो चीज़ होती है कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एंड नहीं आएगा यहाँ पे, ओके, तो ये एंड नहीं आता है उसके अंदर, तो ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके अंदर ध्यान से एक और चीज़ देखते हैं, आई हैव ब्रॉट अ बुक कंटेनिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। ओके, दो उसके अंदर दो स्टेटमेंट्स आने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो दो ऑप्शंस के बीच में ना यहाँ पे मतलब एक तरीके से ये ऑप्शन भी राइट हो सकता है, ये ऑप्शन भी, लेकिन दो आई हैव ब्रॉट अ बुक इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई हैव ब्रॉट अ बुक दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो अब देखो यहाँ पे दो आई हैव ब्रॉट अ बुक इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, दिस सेंटेंस इज नॉट साउंडिंग राइट। ये सबसे परफेक्ट सेंटेंस, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव गॉट अ हमारे पास में यहाँ पे कंजंक्शन है, साथ में फर्स्ट सेंटेंस है जो कि इंडिपेंडेंट है, एंड दैट कंटेन्स, सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस, परफेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दिस, तो ये हमारे पास में सबसे परफेक्ट फॉर्मेशन बन रहा है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, सो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, अगर आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं समझ में आया, सो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये सबको हम पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से, तो हमारा जो भी लेक्चर होगा उसके अंदर सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेज होंगे हम सबको पढ़ने वाले हैं। सो ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट कि अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इफ़ यू डू नॉट हरी वी शैल मिस द शो, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, इफ़ यू डू नॉट हरी वी शैल मिस द शो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इफ़ यू डू नॉट हरी, ओके, तो इफ़ आ गया है, एंड वी शैल मिस द शो, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है हमारे पास में। देखो दो यहाँ पे सेंटेंसेस है, कैसे पता चलेगा, इफ़ यू डू नॉट हरी, इफ़ यू डू नॉट, ओके, तो यहाँ पे डू इज एन ऑक्सिलरी ओवर हियर, वी शैल मिस, तो शैल मिस इज एन वर्ब ओवर हियर, तो दो वर्ब्स आ रहे हैं, मतलब कि दो सेंटेंसेस है, दो सेंटेंसेस है, तो सिंपल कभी हो ही नहीं सकता है ये। ठीक है, तो सिंपल कभी ये हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क नहीं है तो एक्सक्लेमेटरी भी नहीं हो। अब कंपाउंड एंड सिंपल में से कुछ होगा, तो कंपाउंड अगर चाहिए तो कंपाउंड सेंटेंस हमेशा फैन बॉयज़ के साथ में होता है। फैन बॉयज़ का मीनिंग क्या होता है, एफ का मीनिंग होता है फॉर, जो कि अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ए का मीनिंग होता है एंड, एन का मीनिंग होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मीनिंग होता है और, वाई का मीनिंग होता है येट, एंड एस का मीनिंग होता है सो। तो इसमें से अगर कोई वर्ड नज़र आएगा तो ही हम इसको कंपाउंड बोल सकते हैं, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें से कोई वर्ड नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो इसीलिए ये सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, आइडेंटिफाइड दी
आइडेंटिफाई द अंडरलाइन सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब कि कौन सा टाइप का क्लॉज है. द ब्रिज विच वॉज डैमेज विल बी रिपेयर्ड सून. द ब्रिज विच वॉज डैमेज्ड, तो ब्रिज जो कि डैमेज हुआ है, ओके, जो कि डैमेज हुआ है, विल बी रिपेयर्ड सून. तो विच वॉज डैमेज, वॉट वॉज डैमेज, ब्रिज. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में ये अंडरलाइन जो क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्या रिप्रेजेंट करा है? इट इज़ एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव फॉर द ब्रिज. इसको ब्रिज के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है हमको. तो दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. फाइंड द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. तो सेंटेंस में से राइट एडजेक्टिव ढूंढना. द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, तो हैवी डैमेज, डैमेज का टाइप बताया हैवी. द कैप्टन डाइड अ ग्लोरियस डेथ, डेथ का एक टाइप बताया, मतलब एक यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है विथ द वर्ड ग्लोरियस. तो हैवी एंड ग्लोरियस, तो ग्लोरियस एंड हैवी, दैट मीन्स बी एंड सी. तो बी एंड सी कहीं ऑप्शन में है, यस है हमारे पास में, दैट बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. फिर हमारे पास में है यहाँ पे वापस से दो सेंटेंसेस. अ प्रेपोजिशन इज अ लिंकिंग वर्ड, इट जॉइंस टू वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ अ सेंटेंस. रॉन्ग. प्रेपोजिशन इज नॉट अ लिंकिंग वर्ड, प्रेपोजिशन नहीं होता, दैट इज कंजंक्शन. ठीक है, तो कंजंक्शन का ये काम है, प्रेपोजिशन काम नहीं है. एंड interjection is a word that expresses sudden feeling, that's right. Words like for example oh, वाओ, ये सब जो होता है इसको हम जब एक्सप्रेस करें, दिस इज कॉल्ड एज एन इंटरजेक्शन. तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 राइट है. तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. तो करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग हमको सिलेक्ट करना है. तो चलो इसमें से सिलेक्ट करते हैं. दो सर्वज्ञा डज नॉट लाइक दैट स्कूल ही हैज़ बिन स्टडिंग देयर फॉर लास्ट 10 years. दो सर्वज्ञा डज नॉट लाइक दैट स्कूल ही हैव बिन स्टडिंग. देखो सर्वज्ञा के बारे में बात करें तो मैंने एक चीज़ बताई है कि हैज़ हमेशा सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही हैज़, वहीं पे अगर दे हो गया तो दे हैव हो जाएगा. तो हैव जो है वो प्लूरल के साथ में, तो हैव यहाँ पे तो इसलिए रॉन्ग हो गया. ओके, दो सर्वज्ञा डज नॉट लाइक दैट स्कूल ही इज स्टडिंग देयर फॉर लास्ट 10 years. दो सर्वज्ञा डज नॉट लाइक दिस ही वॉज स्टडिंग, ही वॉज ये पास्ट टेंस की बात ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया. अब ही इज स्टडिंग है, ही हैज़ बिन स्टडिंग होना चाहिए. ओके, बिकॉज दिस ये जो हमारा टेंस है यहाँ पे, दिस इज एन कंटिन्यूस टेंस. ओके, परफेक्ट में ये शुरू हुआ है और कंटिन्यूसली चल रहा है. ओके, सो दैट इज द रीज़न वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसलिए फर्स्ट वाला जो होगा दैट इज द राइट, और ये रॉन्ग हो जाता है बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूस टेंस. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. हमको यहाँ पे राइट क्वेश्चन टैग बताना है कि कौन कौन सा राइट क्वेश्चन. यू कैन डू एनीथिंग, कैन यू, तो देखो कैन डू एनीथिंग है यहाँ पे, तो ये नेगेशन होना चाहिए, तो इसलिए रॉन्ग हो गया. आई एम हियर, एम आई, नहीं ये भी रॉन्ग हो गया बिकॉज यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेशन होना चाहिए. वी फाउंड हिम, डिडंट वी, दिस इज राइट. ओके, पास्ट टेंस में है, ऑक्सिलरी मिसिंग है, तो डिडंट वी हो जाएगा. आई एम हियर, आरंट आई, दैट इज ऑल्सो राइट. सो सी एंड डी इज़ द राइट ऑप्शन. तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हाउ अमेजिंग इट इज़, इसको हमको क्या करना है, हाउ अमेजिंग इट इज़. पहले तो चीज़ यहाँ पे है कि एक्सक्लेमेशन ऐड होगा, पंक्चुएशन करना है. तो हाउ अमेजिंग इट इज़ आई सेड, तो ये एक स्पीच है. तो हाउ अमेजिंग इट इज़ एक्सक्लेमेशन, और इसके बाद में एक कॉमा, इसके बाद में आएगा आई कैपिटल में और सेड, और उसके बाद में आएगा फुल स्टॉप. तो कौन सा यहाँ पे बन रहा है, हाउ अमेजिंग इट इज़ आई सेड, एक ये है. हाउ अमेजिंग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग. हाउ अमेजिंग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन इन, दिस इज़ रॉन्ग. हाउ अमेजिंग इट इज़ क्वेश्चन मार्क, दिस इज़ रॉन्ग. ओके, तो ये इज़ द मोस्ट मतलब परफेक्ट आंसर ओवर हियर. सो बी ऑप्शन बिकम्स द राइट ऑप्शन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक कॉमा के बारे में, वो एक मिसिंग चीज़ है, बट ठीक है, विल इग्नोर दैट फॉर द मोमेंट. बट दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट आंसर जो कि हम फिलहाल में कह सकते हैं. ओके, लुकिंग एट टू द ऑप्शंस. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. चेंज द डिग्री ऑफ द गिवन सेंटेंसेस. ठीक है, सॉरी गिवन सेंटेंस, तो सेंटेंस का डिग्री चेंज करना. अब डिग्री चेंज करना, टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स. तो टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. तो देखो वन ऑफ द मोस्ट बोला है. ओके, दिस इज, ये नहीं बोला टेम्परेचर इज़ द मोस्ट,
ठीक है, वन ऑफ द बोला है, तो वन ऑफ द बोला है तो नो, तो यहाँ पे नो अदर सेंटेंस का भी शुरू, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और नन ऑफ द अबाउट, तो ये कैंसिल ही हो गया, ओके। वेरी फ्यू, दिस कैन बी राइट आंसर, वेरी फ्यू अदर फिजिकल फैक्टर्स आर, दिस इज राइट ओवर हियर, नो अदर नहीं होगा, वेरी फ्यू होगा। टेम्परेचर इज एज इम्पॉर्टेंट एज, ओके, अब यहाँ पे क्या बोला, टेम्परेचर इज एज इम्पॉर्टेंट एज, तो एज इम्पॉर्टेंट एज मतलब ये देखो, जब भी हम इसका बनाएंगे, अब हम लोग जब भी, डिग्रीज कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, और क्या होता है, सुपरलेटिव होता है, राइट, तो सुपरलेटिव होता है, तो ये हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाया है, ओके, और ये भी रॉन्ग हो गया, ऐसा हम लोग पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, तो ऑप्शन बी ओनली विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो दिस इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम बताना एक्सेप्ट का, तो एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या होगा, एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या होगा, एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, रिसीव करना, तो एंटोनिम विल बी व्हाट, डिक्लाइन, सो डिक्लाइन इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब, तो सुभाष चंद्र बोस डैश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938, तो इज इलेक्ट नहीं, इज इलेक्ट नहीं हो सकता है, इज इलेक्ट कोई बन ही नहीं सकता है, हैड इलेक्टिंग ये भी नहीं बन सकता है, वॉज इलेक्टेड या फिर वॉज इलेक्ट नहीं हो सकता, वॉज इलेक्टेड होगा, ओके। हाँ देखो ये जो है, अब इलेक्ट यहाँ पे जो हमारे पास में, इलेक्ट का पास्ट टेंस क्या बन रहा है, इलेक्टेड, तो ये कैसे टाइप का वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है, ओके, दिस इज रेगुलर, आर यू गेटिंग इट, तो वहाँ पे हमको एग्जाम्पल नहीं मिला था, बट या दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस, तो ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज इलेक्टेड विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, तो दिस बिकम्स द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देर आर 3 स्टेटमेंट्स गिवन, हमको बताना, इन द लाइट ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन, तो हमको बताना कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव। देखो एक्टिव या पैसिव बताना तो सिंपल सी चीज़ है कि याद रखो, अगर बाई दिखा है एंड में, ओके, बिफोर द एंड ऑफ द सब्जेक्ट, तो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के पहले, ओके, सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले अगर हमको, या फिर डूअर ऑफ द सेंटेंस मतलब कि जो भी एक्शन कर रहा है जो पर्सन, ठीक है, तो जो एक्शन करने वाला पर्सन है सेंटेंस में, अगर उसके पहले हमको बाई वर्ड दिखाई देता है तो हम उसको बोलेंगे, ओके, हम उसको बोलेंगे कि वो एक पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, मैंने वापस से बताता हूँ कि डूअर ऑफ द सेंटेंस मतलब कि जो एक्शन कर रहा है, जैसे अब देखो यहाँ पे मदर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, यहाँ पे बाई का वर्ड ही नहीं आया, तो दिस इज एक्टिव, ठीक है। द डिसीजन वॉज टेकन बाई हर, तो डूअर ऑफ द सेंटेंस कौन है, मतलब कि कौन काम करने वाला, हर, तो उसके पहले क्या आया, बाई आया है, दैट मीन्स इट इज़ पैसिव। ही हैज़ टेकन द बुक, यहाँ पे बाई आया ही नहीं, तो दिस इज एक्टिव, ओके, तो 2 एक्टिव है 1 पैसिव है, तो फर्स्ट एंड थर्ड एक्टिव है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर एक्टिव वॉइस एंड बाकी जो पैसिव है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट हमको बताना इम्परेटिव सेंटेंस का कौन सा है इसमें से, तो इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा है यहाँ पे हमारे पास में, इम्परेटिव का मतलब ऑर्डर या कमांड, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड मोहन टू लीव द क्लास एट वंस, इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प मी इन माई ओल्ड एज, शी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, नन ऑफ यू विल हेल्प मी, तो ऑर्डर्ड आ गया यहाँ पे, राइट, वी गेट दी ऑर्डर्ड, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। इम्परेटिव मतलब ऑर्डर एंड कमांड, ठीक है। चलो सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म फॉर द डायरेक्ट स्पीच, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच हमको लिखना है इसका। द टीचर सेड टू अशोक गो अवे, ठीक है, द टीचर सेड टू अशोक दैट ही कुड गो अवे, द टीचर ऑर्डर्ड अशोक टू गो अवे, टीचर गो अवे मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ एन, दिस इज एन एग्रेसिव स्टेटमेंट, तो एग्रेसिव स्टेटमेंट जो होगा वो हमेशा एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर या कमांड होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। बाकी हमको देखने की जरूरत, देखो रिक्वेस्ट नहीं हो सकता है, ये आज मतलब ये भी गलत है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, एक्टिव एंड पैसिव वर्ब बताना, इसमें से कौन सा राइट पेयर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वर्ब है। एम ईटिंग, इज ईटन, ओके, फिर स्पीक इज स्पीकिंग, वॉज टेलिंग, वॉज बीइंग टोल्ड, ठीक है, फिर हैड संग, हैड, वॉज बीन सिंग, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, बिकॉज एम ईटिंग का आएगा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहित वॉज, अच्छा चलो एम ईटिंग है ना, तो आई एम ईटिंग
पिज़्ज़ा, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, पिज़्ज़ा इज़ बीइंग ईटन, बिकॉज इट इज़ यहाँ पे कंटिन्यू, इज़ बीइंग ईटन बाय मी, तो इज़ बीइंग ईटन होगा, तो इसलिए रॉन्ग है। तो यही वहाँ पे लेकिन पास्ट टेंस में दिस इज़ राइट, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा, दिस ऑप्शन सी, दिस इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्रिहेंशन है वापस से, सो वी हैव गॉट एन कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें देखो न्यूयॉर्क, एक रिपोर्ट है यहाँ पे, न्यूयॉर्क 15 जनवरी 2016, द पायलट ऑफ द जेट लाइनर सेव्ड मेनी लाइव्स टुडे बाय शोइंग ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मिनट्स आफ्टर द प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द ला गार्डिया airport, New York. It was hit by a flock of birds. This damaged its engines. It was not possible to return to LaGuardia, so the pilot decided to land the plane in the vast expanse of the Hudson River rather than to land it on the crowded part of the New York City. This was a deliberate emergency landing. Ferries were already been informed, and all the passengers and the crew were saved. They were lucky to escape with only shock and minor injuries. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, व्हाट शुड बी द सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, तो सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो सुटेबल टाइटल ग्राफिकल सर्वे ऑफ द हडसन रिवर, पोल्यूशन ऑफ द हडसन रिवर, इमरजेंसी लैंडिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ द न्यूयॉर्क, इमरजेंसी लैंडिंग इन हडसन रिवर, तो इमरजेंसी लैंडिंग इन हडसन रिवर बिकॉज हडसन रिवर में लैंडिंग हुई है और इमरजेंसी है, सो दिस इज द सबसे मोस्ट सूटेबल टाइटल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, द पायलट ऑफ द जेट लाइनर सेव्ड मेनी लाइव्स, it shows he was weak minded, courageous, disturbed या timid, courageous, this is will be the right option over here। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, why were the passengers called lucky, तो passengers को lucky क्यों बोला था यहाँ पे, they were lucky to escape with only shock and minor injuries, तो as they escaped only with shock and minor injuries, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी becomes the right option। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन से हमको फिल करना है, मतलब कि दो कंजंक्शन जो कि हमेशा एक साथ में मतलब एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं, तो यू लाइक इट डैश, यू लाइक इट डैश नॉट, यू हैव टू वेयर अ हेलमेट, तो यहाँ पे क्या होगा, वेदर और आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड, तो यहाँ पे वेदर यू लाइक इट और नॉट you have to wear the helmet, either you like it or not you have to wear the helmet, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते यहाँ पे। इन दोनों में से ऑप्शन में देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको पसंद है या नहीं है, ओके है या नहीं, तो whether you like it or not you have to wear the helmet, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे WH क्वेश्चन फ्रेज करना था, तो अंडरलाइन सेंटेंस में सॉरी अंडरलाइन वर्ड जो है सेंटेंस में, दैट इज सचिन्स कार इज़ रेड इन कलर, तो हम हमारे लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट वर्ड कौन सा हो सकता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो दैट विल बी हुज कार इज़ रेड इन कलर, हमको एक सेंटेंस फ्रेज करना था, तो हुज कार इज़ रेड इन कलर, तो इसलिए यहाँ पे राइट सेंटेंस जो राइट वर्ड जो होगा दैट विल बी हुज। ठीक है, दैट इज़ इट, क्लियर एवरीवन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। Now this question is related to data interpretation। अब ये क्वेश्चन देखो ऑलरेडी मैंने कल के दिन में सॉल्व कराया था, कल के दिन में सॉल्व कराया था डेटा इंटरप्रिटेशन का ये, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का ये जो क्वेश्चन है ये DI का, ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ अभी के दिन में। अगर आपको देखना है तो DI का जो हमारा लेक्चर हुआ था, ओके डे वन DI का हमने लेक्चर कंडक्ट किया था, उसमें लास्ट 7 क्वेश्चंस अगर आप जाके देखोगे तो वो यही क्वेश्चंस है जो कि CET के 29 ऑफ मई का जो एग्ज़ाम हुआ था CET का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हमने डिस्कस किया उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप जाके एक बार उसमें देख लेना, उसका लिंक आपको यहाँ पे समवेयर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज जस्ट ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा इसलिए हम इसको नहीं कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, in a row of students the position of Ronnie from the right side of the row is 15th। अच्छा, एक रो ऑफ स्टूडेंट्स है तो रॉनी समवेयर यहाँ पे चलो बैठा है, हम समझ लेते हैं। ओके, तो रॉनी, अच्छा RONY ही है, ठीक है, तो रॉनी कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या बोला है कि फ्रॉम द राइट साइड अगर हम आएंगे तो ही इज़ एट टू द 15th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम आएंगे तो 26th पोजीशन पे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्टैंडिंग रो। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप जाके एक बार रैंकिंग
टेस्ट का वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट के ऊपर एक हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी हमारे चैनल पे, रैंकिंग टेस्ट के ऊपर, वो वीडियो ज़रूर देखना। उसके अंदर आपके कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इसमें सिंपल से क्या करना है, टोटल फाइंड करना है, तो लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन -1 कर दो। तो लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो कितना 41, 41 -1 करेंगे तो कितना 40। तो 40 इज़ द राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इन कोडिंग डिकोडिंग है। क्वार्टर को हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो देखो ध्यान से देखो, तो ये जस्ट नथिंग बट ये रिप्लेसमेंट है, उल्टा रिप्लेसमेंट है, राइट। तो देखो QUAR QUAR, ओके, TER, तो जस्ट उल्टा कर दिया। तो एनिमल को अगर उल्टा करें तो LAMINA, राइट, यही बन रहा है हमारा लैमिना। तो ये क्या है, ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बन गया, ठीक है। नाउ लुक एट टू द सीरीज एंड व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, वो बोला है हमको। देखो 23 से 22 गए तो -1 किया, 22 से 24 तो +2 किया, 24 से 23 तो -1, यहाँ से 25 पे गए तो +2 किया, फिर ये क्या किया -1, तो फिर +2 होना चाहिए, तो 24 + 2 कितना हो गया 26, तो ऑप्शन डी। ओके, वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन, राइट, वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैमल इज कोडेड एज OVNZX। अब ध्यान से अगर हम देखें तो कैमल, ठीक है, कैमल को क्या कोड किया OVNZX। हम ध्यान से अगर समझें तो कैमल क्या है, अगर हम इसका C है, ओके, तो C थर्ड पोजीशन पे है, तो उल्टा अगर पोजीशन पे हम देखेंगे तो लास्ट से थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है, x आता है लास्ट से थर्ड पोजीशन पे, XYZ, राइट। तो यहाँ पे अगर हम x का पोजीशन समझने जाएं तो दिस इज़ व्हाट, x का पोजीशन क्या होता है 24 है ये, तो लास्ट से थर्ड पोजीशन पे है ये। वैसे z अगर हम देखें तो सबसे पहले पोजीशन पे कौन है यहाँ पे 1, A इज़ एट 1 पोजीशन, और लास्ट से फर्स्ट पोजीशन कौन है, z है 26 पोजीशन पे, राइट। तो इसको क्या किया है कि पहले तो इसके मतलब अपोजिट वर्ड्स को कंसीडर किया, ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर कंसीडर किया है और फिर उसको पूरा उल्टा कर दिया है। तो एनिमल का अगर उल्टा चाहिए हमको, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे एनिमल, ठीक है। हमको पता है ए के लिए क्या होगा, z होगा, ए के लिए z होगा, लेकिन उल्टे ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे z आएगा और फिर फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे z, तो दो जगह पे z आ रहा है, ये हमको समझ में आ गया यहाँ पे। तो दो जगह पे z कहाँ पे, इसमें है क्या ऑप्शन में, यस, ये ऑप्शन हो सकता है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। तो जस्ट हमने यही देख के फर्स्ट ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सेकेंड पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे z आ रहा है, तो ये तो 4 ब्लैंक है, उसको फाइंड करने की भी ज़रूरत हमको नहीं पड़ी यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते थे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे 2 वर्ड्स आए जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था, तो आप एक आधा और वर्ड्स को फाइंड कर लेते तो आपको मिल जाता आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज बताना, मिरर इमेज देखो बताना बहुत ही सिंपल है, इसका मिरर इमेज बताना। तो मिरर इमेज मतलब यहाँ पे मिरर लगाया तो समझो ऐसा कुछ होगा ये, ठीक है। तो मिरर इमेज तो यहाँ पे समथिंग की ऐसा, ये जो हमारा डिज़ाइन बना है कुछ यहाँ पे ऐसा आएगा, फिर उसके बाद में ये यहाँ से है तो ये ऐसा गया है, तो यहाँ पे ये ऐसा जाएगा, राइट। 1 यहाँ पे है तो 1 का अगर मिरर इमेज लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। 2 इधर पे है तो 2 यहाँ पे अगर कुछ आएगा तो ऐसा कुछ रहेगा, और 3 इधर है तो 3 अगर यहाँ पे कुछ होगा तो कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा कौन सा इमेज दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 ऐसा दिखाई दे रहा है हमको, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, अनीता, बबन, चंदू, प्रेमा, रौनक एंड समीर, ठीक है। बबन इज़ द सन ऑफ चंदू, ठीक है। बबन को बोला है, बबन इज़ द सन, ओके, इज़ द सन ऑफ चंदू, ठीक है। चलो ये कंसीडर कर लिया। बट चंदू इज़ द हस्बैंड ऑफ अनीता, तो चंदू हस्बैंड है किसका, अनीता का, ठीक है। चलो ये भी मार्क कर दिया। रौनक इज़ द ब्रदर ऑफ चंदू, तो चंदू का ब्रदर कौन है, रौनक है, ठीक है, ये चलो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्रेमा इज़ द डॉटर ऑफ अनीता, तो अनीता की डॉटर कौन है, प्रेमा, ठीक है। अब देखो चंदू एंड अनीता आर मैरिड टू ईच अदर, तो बबन एंड प्रेमा मतलब यहाँ पे जो होंगे, बबन एंड प्रेमा विल बी व्हाट, सिबलिंग्स ऑफ ईच अदर, मतलब भाई बहन होंगे, ठीक है। प्रेमा इज़ द डॉटर ऑफ अनीता, ये तो होगा। समीर इज़ द ब्रदर ऑफ अनीता, तो समीर कौन है, ब्रदर ऑफ अनीता है, ठीक है, हो गया। हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज अनीता हैव, तो अनीता के पास में कितने बच्चे हो गए यहाँ पे, तो बबन एंड प्रेमा बोथ जो दोनों हैं ये उसके बच्चे हैं, सो 2
ओके, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई ट्रैवल फ्रॉम केरला टू 5 डिफरेंट स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका एंड पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैवल किया इन्होंने। अब यहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया है और क्या बोला है, उन्होंने 5 मोड्स लिए हैं, साइकिल, बस, ट्रेन एंड बाइक। ठीक है, तो अभी कौन कहाँ पे गया ये हमको नहीं पता, ये हमको फाइंड करने की ज़रूरत है। तो 5 मोड्स उन्होंने लिया है, बस ट्रेन, ट्रक, बाइक एंड साइकिल। ठीक है, वन हु ट्रैवल टू राजस्थान डिड नॉट ट्रैवल बाय बाइक। अच्छा, राजस्थान बाइक से नहीं गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान जाने के लिए बाइक यूज़ नहीं हुआ, ये एक हमको चलो क्लियर है। ठीक है, देख लेते हैं। सी वेंट टू कर्नाटका बाय ट्रक। अच्छा, कर्नाटका कौन गया, सी गया है बाय ट्रक। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दिया। बी वेंट टू महाराष्ट्र। ठीक है, बी कहाँ गया, महाराष्ट्र गया, और कैसे गया, ट्रेन से गया। ठीक है, चलो ये मिल गया। बी वेंट टू महाराष्ट्र बाय ट्रेन। डी ट्रैवल्ड बाय बाइक। ठीक है, डी बाइक से ट्रैवल किया पर कहाँ गया ये बताया नहीं है। एंड ई ट्रैवल्ड बाय बस। अच्छा, ई बस से ट्रैवल किया, ये भी क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ये तो राजस्थान बाइक से नहीं गया, तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा, या तो यूपी में हो सकता है या तो पंजाब में हो सकता है, लेकिन कहाँ होगा हम देखते हैं। केरला इज़ नॉट कनेक्टेड बाय साइकिल टू उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये लोग केरला से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश हम लोग साइकिल से नहीं जा सकते हैं, और कहाँ नहीं जा सकते हैं, और हम साइकिल से राजस्थान नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो साइकिल से यूपी नहीं जा सकते हैं, साइकिल से हम कहाँ नहीं जा सकते हैं, साइकिल से हम राजस्थान नहीं जा, तो साइकिल से अब देखो 3 पोजीशन है, यहाँ पे साइकिल नहीं जा सकती, तो यहाँ साइकिल जाएगी। यहाँ अगर साइकिल जाएगा तो बचा कौन है, देखो डी तो बाइक से जा रहा है, ई तो बस से जा रहा है, बी और सी ऑलरेडी, तो यहाँ पे ए बन गया। ठीक है, बाइक से हम राजस्थान नहीं जा सकते हैं, ये बोला है, बाइक से राजस्थान नहीं जाते हैं, तो बाइक यहाँ पे आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा डी। और बस से जा सकते हैं तो बस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई। अब ऑप्शन क्या है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या है कि ए ने कैसे ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ किया है, तो ए ने साइकिल यूज़ किया, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या बोला है। डी कैसे ट्रैवल किया, डी ने कैसे ट्रैवल किया, भाई डी ने बाइक से ट्रैवल किया। ठीक है, तो डी, अच्छा कौन सा स्टेट में ट्रैवल किया है उसने, यूपी में ट्रैवल किया वो भी, तो यूपी में, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो सीरीज़ के क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, सीरीज़ के क्वेश्चन में हमको बोला है यहाँ पे कि 90 से 10, फिर 10 से 80, 80 से 15, 15 से 70। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 सीरीज़ चल रही है, 90 से 80, 80 से 70, डिक्रीमेंट ऑफ 10 चल रहा है। 10 से 15 गया मतलब +5 हुआ, तो 15 से कहाँ जाना चाहिए, +5 वापस होगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ओके, दैट इज़ द रीज़न ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ब्लड रिलेशन का वापस एक क्वेश्चन है। ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। ओके, मेरी मदर का मतलब उसमें क्या बोला है, ही इज़ द मतलब एक पर्सन है। ओके, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड, तो एक मैन है। ओके, एक मैन को एक वुमन बोल रही है कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मतलब मेरी माँ की माँ का ये अकेला बेटा है। ओके, दैट इज़ वेरी क्लियर ओवर हियर कि मतलब कि वो जो ये जो पर्सन है, ये जो वुमेन है, इस वुमेन, ओके, इस वुमेन की माँ मतलब कि मॉम की मॉम। ठीक है, तो मतलब कि ये कौन हो गई, ग्रैंड मदर हो गई, ग्रैंड मदर का, और वो जो जिसको मैन को इंट्रोड्यूस करा रही है वो कौन, उसकी ग्रैंड मदर का बेटा है, राइट, तो उसका बेटा है, सॉरी यहाँ पे सर्कल नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, वो बेटा है उसका, राइट, दैट मैन इज़ व्हाट, दैट मैन इज़ द सन ऑफ हर ग्रैंड मदर। तो वो पर्सन कैसे रिलेट होगी, मतलब हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द मैन, तो क्योंकि तो वो उसका मतलब एक तरीके से वो मैटरनल अंकल हो गया, मैटरनल अंकल हो गया, दैट मीन्स शी इज़ द नीस ऑफ हर मैटरनल अंकल, राइट, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, डायरेक्शंस में कोडिंग को भी इंक्लूड किया है, तो इसके थ्रू हमको इसको सॉल्व करने हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है साउथ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है साउथ, ठीक है, ए पहले बी बाद में, ठीक है, सब। प्लस का मतलब है नॉर्थ, और क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब है ईस्ट,
माइनस का मतलब है वेस्ट। तो यहाँ क्या बोला है, P परसेंटेज Q, मतलब कि P इज इन द Q, P परसेंटेज Q है ना, तो A इज टू द ईस्ट ऑफ B, मतलब कि यहाँ अच्छा अगर मैं डायरेक्शन लिख लूँ तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, P इज इन द ईस्ट, मतलब P इज इन द ईस्ट ऑफ Q, ठीक है। और Q प्लस बोला, प्लस मतलब कि नॉर्थ, तो Q इज इन द नॉर्थ ऑफ वॉट, R, राइट। फिर क्या बोला है, R माइनस एस, तो मतलब S का मतलब माइनस का मतलब होता है वेस्ट, तो R इज इन द वेस्ट ऑफ S, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन S, हाँ S कौन से डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो Q के रिस्पेक्ट में S कौन से डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट, राइट। तो साउथ ईस्ट होगा यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। क्लियर एवरीवन, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पोस्टह्यूमस अवार्ड्स occurs when an award is given to someone after their death. Choose a situation below as the best example of posthumous awards, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि posthumous awards मतलब कि वो अवार्ड जो कि मरने के बाद में आफ्टर डेथ दिया जाता है, ठीक है। लेट yesteryear actress श्रीदेवी was awarded with a lifetime achievement award posthumously, ये राइट है, चलो ठीक है। चित्रा नेवर थॉट शीड लिव टू रिसीव थर्ड, तो ये नहीं, ये पोस्ट्यूमस नहीं हो सकता। इमैनुअल हैड बीन ऑनर्ड विद अ प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड फॉर हिज राइटिंग करियर एंड हिज डॉटर एक्सेप्टेड, एंड हिज डॉटर मतलब इमैनुअल नहीं एक्सेप्ट करा, उसकी डॉटर एक्सेप्ट कर रही है, दैट मीन्स the award on behalf of our deceased father, तो this is a posthumous award, ठीक है। मीनल्स publisher cancelled her book contract after she failed to deliver the manuscript on time, ये भी sentence नहीं है, तो only option A and C, तो option A and C that means option C यहाँ पे right answer बन गया, ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग में all squares are shapes, अच्छा all squares यहाँ पे सिलोलिज्म का क्वेश्चन है, तो all squares, okay, all squares are shapes, ठीक है। सम शेप्स आर ब्लू, तो यहाँ पे बोला व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम द अबाउट स्क्वायर, ठीक है। हम क्या इन्फर कर सकते हैं, हम क्या यहाँ पे इसके थ्रू क्या हम मीनिंग निकाल सकते हैं। सम स्क्वायर्स आर ब्लू, ऑल स्क्वायर्स आर ब्लू, नो स्क्वायर्स आर ब्लू, वी कैन नॉट इन्फर एनीथिंग अबाउट द स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये तो रॉन्ग, ये तो नहीं होगा। नो स्क्वायर आर ब्लू ऐसा हो सकता है क्या, देखो ऐसा हो सकता है ना कि अगर सभी के सभी स्क्वायर शेप है और कुछ शेप ब्लू है, तो वी कैन से कि कैन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेफिनेटनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट वी कैन टेक इन पॉसिबिलिटी कि कुछ स्क्वायर जो है वो शायद से ब्लू हो सकते हैं, और ऐसा तो हम नहीं कह सकते नो स्क्वायर इज़ ब्लू, देयर इज़ नो डेफिनेट चांस ओवर हियर। ऑल स्क्वायर्स आर ब्लू, ये भी कोई डेफिनेट चांस नहीं है यहाँ पे, इसलिए सम स्क्वायर्स आर ब्लू ये हम कह सकते हैं, ओके। इन अ पॉसिबिलिटी वी कैन से दिस, ओके। तो एक पॉसिबिलिटी में हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनता है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके। अब ये देखो लॉजिकल डिडक्शन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लॉजिकली इसको डिड्यूस करना है हमको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि गिवन बिलो इज अ सिचुएशन एंड टू कोर्सेज ऑफ एक्शन, तो कौन सा यहाँ पे राइट है कौन सा रॉन्ग वो बताना है, ठीक है। दीज कोर्सेज ऑफ एक्शन मे और मे नॉट फॉलो द सिचुएशन। द कार डीलर फाउंड दैट देयर was a tremendous response for the new XYZ car booking with long queues of people complaining about the duration of the business hours and the arrangement। तो एक कार डीलर के पास में एक XYZ कार का बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि कार का जो बुकिंग ड्यूरेशन है, मतलब जो बिजनेस आवर्स है ना अरेंजमेंट्स है वो प्रॉपर नहीं कार डीलर का, ठीक है। तो इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या, पीपल शुड मेक द अरेंजमेंट फॉर ऑफ लंच एंड स्नैक्स वाइल गोइंग फॉर कार XYZ बुकिंग, नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लंच एंड स्नैक्स का बंदोबस्त थोड़ी ना करना पड़ेगा। तो अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए, चलो सेकंड वाला देखते हैं, ये तो एक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर मोर बुकिंग डेस्क एंड इंक्रीज द बिजनेस आवर्स, यस दिस इज द राइट अप्रोच, ये करना चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन 2 राइट होगा, बाकी सब रॉन्ग, ओनली ऑप्शन 2 फॉलोज, तो दैट इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Given below is a statement and two assumptions. These assumptions may or may not be implicit है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, ठीक है। पैसा रुपी है, देखो एक पैसा कितना होता है 100 रुपी होता है, तो डैश कितना किलोमीटर होगा, तो अगर हम 1000 की बात, तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है,
तो इसका 100th मतलब इसको अगर हम डिवाइड कर दें इस 100 से तो हमको मिलेगा 10, और 10 को हम क्या बोलते हैं, जैसे देखो 100 को अगर हमने 100 से डिवाइड किया तो 1 मिला, वैसे ही 1000 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 10 मिलेगा। तो 10 को हम क्या बोलते हैं, अ डेकामीटर। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो फिर हमको यहाँ पे एक दिया सीरीज़ दिया फिल करने के लिए, तो सीरीज़ को फिल करना है SCDTEFUGH-WKL। ध्यान से देखोगे तो दो सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, टी एस से टी से यू, यू से वी जाएगा, वी से डब्लू। ठीक है, CDEFGHIJKL, राइट। तो VIJ है क्या यहाँ पे कहीं पे, VIJ है, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच। ठीक है, 5 फ्रेंड्स हैं वो बेंच पे बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट या राइट, हाँ ई इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, तो ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, हाँ राइट। सी इज़ ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट। ठीक है, सी इज़ एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा है। ए इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ बी। अच्छा चलो वो छोड़ देते हैं। ए इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ओके, ए बी के नेक्स्ट में बैठा है। सी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू डी, ओके। डी इज़ नॉट सिटिंग विथ ई, मतलब डी यहाँ पे नहीं है, ई के साथ में नहीं, तो यहाँ पे डी का पोजीशन यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, चलो ये हो रहा है यहाँ पे क्लियर। ए इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ बी एंड इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ ई। ठीक है, ए क्या बोला है कि ए इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ बी, मतलब यहाँ पे बी होगा तभी ए यहाँ पे आएगा, राइट साइड ऑफ बी, ए की पोजीशन है। और ए इज़ ऑल्सो द राइट साइड ऑफ ई, तो ये पोजीशन मैच कर गया। और यहाँ पे डी नहीं होगा तो डी होगा यहाँ पे। तो ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, राइट है, ये बराबर है। यहाँ पे सारे ए इज़ सिटिंग टू द नेक्स्ट ऑफ बी, राइट, सब बराबर यहाँ पे बैठ गए हैं सारे ऑप्शंस। ठीक है, तो वेयर इज ए सिटिंग, ए कहाँ पे बैठा हुआ, ए इज इन बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ रीजन इज कोडेड एज 5, बिलीव्ड इज कोडेड एज 7, व्हाट इज द कोड फॉर गवर्नमेंट। तो रीजन इज कोडेड एज 5, ठीक है, रीजन को 5 कोड किया, बिलीव को 7 किया, तो गवर्नमेंट के लिए क्या होगा। देखो रीजन में कितने वर्ड हैं, 6 वर्ड है, 6 लेटर्स हैं, इसलिए 5 इसको कर दिया। यहाँ पे देखो 4 और ये 4 8 हैं, तो इसको 7 कर दिया। तो इसके अंदर कितना, 5 और 5 10 है, तो 10 को हम कितना कर देंगे, 9 कर देंगे। तो यहाँ पे जस्ट लेटर्स के नंबर्स को यहाँ पे एक तरीके से लेटर्स के नंबर्स के साथ में यहाँ पे कोडिंग की गई है। तो आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, वेरी इजी एंड सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ओके। इन अ क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय द 2 कंक्लूजन्स, ओके। अच्छा, यहाँ पे सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, नो जिराफ इज़ लेपर्ड, तो कोई भी जिराफ जो है वो लेपर्ड नहीं है। ठीक है, वेरी ओके, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास में आ गया। ऑल लेपर्ड्स आर कंगारू, ऑल लेपर्ड्स आर कंगारू एंड ऑल कंगारूज आर वुल्फ। ठीक है, ये बोला। तो ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ, ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ, मतलब ऐसा बोला यहाँ पे। देखो ऑल कंगारूज, क्योंकि ऑल कंगारूज के अंदर क्या आ रहा है, लेपर्ड्स भी आ रहा है, तो लेपर्ड भी आ रहा है, तो ऑल कंगारू तो कभी भी जिराफ नहीं हो सकता, ये राइट है। ऑल जिराफ्स आर डेफिनेटली वुल्फ्स बोला है, ऑल जिराफ्स आर डेफिनेटली वुल्फ्स, ये तो हो ही, मतलब आर डेफिनेटली वुल्फ्स बोल दिया ना, लेकिन नहीं हो सकता है ये, ओके। ऑल जिराफ्स वुल्फ नहीं हो सकता है, बिकॉज देखो जिराफ इज़ नॉट एन लेपर्ड, तो इसीलिए ये ऑप्शन डेफिनेटली वाला ऑप्शन बोल दिया ना। इसलिए अगर बोल देता कि कैन तो हम एक बार एक्सेप्ट कर लेते, तो इसीलिए ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन ए फॉलोज। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। इन इंग्लिश लेटर ए टू जेड, okay, English letter A to Z are written in the reverse order, then what is the fourth letter in the to the right of the 12th from the left। अच्छा, पहले तो A to Z को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है, A to Z को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो मतलब कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हो गया ये। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को, हाँ अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसको हम चाहें तो नंबर ऑर्डर से भी कर सकते हैं, वैसे नंबर्स के भी रिलेट करके, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो क्या बोला है यहाँ पे पहले, व्हाट इज़ द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से 12th लेटर कौन सा है भाई, यहाँ पे लेफ्ट से 12th लेटर हमारा यहाँ पे है ओ,
और उसके फोर्थ राइट में, राइट साइड में फोर्थ लेटर कौन सा है, के, तो के इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। तो ये हो गया राइट आंसर 59 वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी। ओके, फाइंड द ऑड मैन आउट बोल रहा है यहाँ पे। बुक, ऑथर, आर्ट, आर्टिस्ट, पेशेंस, डॉक्टर, इन्वेंशन, साइंटिस्ट। ध्यान से देखो तो बुक को कौन बनाता है, ऑथर बनाता है, आर्ट को आर्टिस्ट बनाता है, पेशेंट को डॉक्टर बनाता नहीं, पेशेंट को डॉक्टर ट्रीट करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इन्वेंशन को साइंटिस्ट बनाता है, ये राइट है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक रॉन्ग ऑप्शन बनता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, वापस से हमारे पास में यहाँ पे एक डीआई का क्वेश्चन आया हुआ है। मैं वापस से बता रहा हूँ कि डीआई के लिए हमने जो क्लास डे 1 में, ओके, डे 1 में डीआई के ऊपर सॉल्व किया। लास्ट 7 क्वेश्चंस जाके देख लेना, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे मतलब वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, और आगे बढ़ते हैं। चलो, 2 क्वेश्चंस आए हुए थे डीआई से रिलेटेड, यहाँ पे वापस से। फाइंड द नंबर ऑफ द 3 डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ द 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। अच्छा, नंबर ऑफ द 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। ओके, तो 3 डिजिट का सबसे मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 100 है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ओके, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट नंबर 999 है। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा 3 डिजिट नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा, ओके, सबसे पहले कौन सा डिजिट होगा जो कि डिविजिबल होगा। तो अगर हम बात करें तो विच नंबर विल बी डिविजिबल, दैट विल बी 102, बिकॉज 102 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से 6 1 जा 6, 42 बचा है, 6 6 7 जा 42 होता है, राइट। तो दिस विल बी डिविजिबल। और लास्ट नंबर जो डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, लास्ट नंबर जो डिविजिबल होगा, तो लास्ट नंबर जो डिविजिबल होगा, विल 999 बी एबल टू डिवाइड। देखो 3 9 है, 30 नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे 996 हो सकता है, बिकॉज इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, फिर 3 बचेगा 39, तो 6 6 जा 36, फिर 3 बचेगा 36, फिर 6 जा, ओके। तो ये है यहाँ पे हमारे पास में, ओके, तो ये हमारे पास में है। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 996 मतलब कि कितने नंबर्स टोटल डिविजिबल हो रहे हैं ये हमको बताना है ना। तो ए हमारा यहाँ पे, अगर ये एपी का एक क्वेश्चन बनता है, ए ये है हमारा यहाँ पे, अगर हम देखें, चलो लेट्स ट्राई टू डू दिस बाय एपी। तो टी एन बताना है ना, तो टी एन तो हमको मालूम है, टी एन हमको मालूम है कितना, 996 है। ठीक है, 996 इज इक्वल्स टू 102 प्लस हमारा फॉर्मूला क्या होता है टी एन का, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमको टी एन मालूम है, ये जो हमारा है दिस इज़ टी एन, ये जो हमारा है दिस इज़ ए, डिफरेंस हमारा हमको मालूम है दैट इज़ 6। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 894 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू 6n माइनस 6। तो यहाँ पे 6 इस साइड जाएगा तो 900 हो जाएगा। 900 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा, फिर 9 5 जा एंड 150। दैट मीन्स 150 इज़ द राइट आंसर ओवर हियर, दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक, फ्लो करेगा अगर पानी तो रिवर बनेगा, ओके, स्टैगनेंट रहेगा तो क्या बन जाएगा, पूल बन जाएगा, राइट। तो ऑप्शन डी, ओके। कोरिलेशन का था ये क्वेश्चन, एनालॉजी एंड कोरिलेशन का। ठीक है, तो एनालॉजी एंड कोरिलेशन का एक क्वेश्चन था, तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वापस से यहाँ पे वही सेम चीज़ हमको करना, कोरिलेशन क्वेश्चन। 27:9 से कौन कोरिलेट कर पा रहा है यहाँ पे, वो देखना है। अच्छा, ध्यान से अगर मैं देखूँ तो ये 3 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, एक ये कोरिलेशन दिख रहा है। दूसरा एक और है कि 9 का मल्टीपल है 27, तो 9 इंटू 3 अगर, तो ये अगर ये 9 है तो ये क्या 9 इंटू 3 है। ठीक है, ये 2 कोरिलेशन देख रहे हैं, देखते हैं इसमें से कौन कौन सा है हमारे ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो 16 1 एंड 16 4 ना, ये तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज़ ये मैच कर सकता है, वो ये है कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है। ठीक है, ये एक ऑर्डर यहाँ पे बन रहा है। इसके अंदर कुछ बन रहा है क्या, 18 1 एंड 18 3 नहीं है, तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। और कुछ है कि स्क्वायर है क्या, किसी का नहीं है। 5 और 45 ये भी नहीं बनेगा, 13 और 37 ये भी नहीं बनेगा, तो ये तीनों नहीं बनेंगे। ओनली ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है, दैट इज़ 64:16। ठीक है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेल्ट होगा तो लिक्विड बनेगा, फ्रीज होगा तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा।
ठीक है। इसमें स्टेट ट्रांसफ़र की बात हो रही है, तो मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा, फ्रीज होके सॉलिड बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है वापस से यहाँ पे हमारे पास में, हाँ, C इज़ फॉर 3, E इज़ फॉर 5, G इज़ फॉर 7, तो I इज़ फॉर 9। तो पूछा है भाई नेक्स्ट नेक्स्ट दो बता दो यहाँ पे। तो I J और K होता है, I J K, तो ये क्या 11 और ये होगा क्या 13। तो 11 और 13 J और K है क्या भाई क्या कहीं यहाँ पे? C इज़ फॉर 3, C 3 है, E 5 है, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना, I 9 है। तो यहाँ पे I J K C D E F, F6 है, G7 है, G H I J K L M, राइट, यही तो हो रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आई तक आया था ना, तो एक एक वर्ड छोड़ के आई के बाद में के होगा और एम होगा। तो आई इज़ 9, तो ये 11 होगा, ये 13 होगा, तो के और एम ये बन गया ऑप्शन, ऑप्शन बी। ओके, जस्ट हमने मिस कर, हमने जे के ले लिया था। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम हमारे जनरल नॉलेज सेक्शन में। तो जनरल नॉलेज सेक्शन देखो बहुत ही इजी है, यहाँ पे जनरल नॉलेज सेक्शन पे हमको बताना है। तो जनरल नॉलेज सेक्शन पे चलो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या 75th पीस कीपर्स डे कब मनाया गया, व्हाट वाज द थीम। तो पीस कीपर्स का थीम जो था पीस बिगिंस विथ मी, ये था, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इन इंडिया, अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर का टॉपिक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया था। नेक्स्ट, विच डिपार्टमेंट लॉन्च द ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटिनी मॉड्यूल फॉर जीएसटी रिटर्न्स, तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ indirect taxes. Which of the following styles of painting belongs to महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में मधुबनी बिलोंग करता है। तो ऑप्शन सॉरी मधुबनी नहीं बिलोंग करता, वारली बिलोंग करता है, वारली जो कि राइस के पेस्ट से बनाया जाता है, वारली पेंटिंग। ओके, द मार्केट ऑफ द मनी वेयर स्टॉक्स आर ट्रेडेड इज कॉल्ड एज, तो द मार्केट ऑफ मनी वेयर स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है जहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट, इन एन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट मोड्स इज नॉट एन ई पेमेंट, तो ई पेमेंट कौन कौन सा नहीं है, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट एंड गूगल पे। तो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट इज नॉट एन ई पेमेंट बिकॉज इसको हम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। लॉन्च ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन, इसका डेट क्या था, तो वो बताना था हमको यहाँ पे, लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3, तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ 14 जुलाई 2023। ठीक है। Who was named 2023 ITF World Champion by the International Tennis Federation, तो किसको यहाँ पे बोला गया था, ये डैनिल मेडवेडेव, राजीव राम, नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कोराज। So the right answer to this is Novak Djokovic. Okay, next, who is called as the Darwin of the 20th century, तो Darwin of the 20th century हम किसको कहते हैं, Darwin of the 20th century is called to Ernest Mayr. Okay, which city was the host of the first Khelo India Para Games in 2023, तो कौन सा सिटी था, इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ये हमने हमारे जीके का जो हमारा जो बंडल था उसमें भी इसको दिया था हमने। ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, अच्छा यहाँ पे बायोस मतलब कंप्यूटर सेक्शन में भी आ गए, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, वो बता दो, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम होता है, राइट। जीपीआरएस क्यों यूज़ किया जाता है, जीपीआरएस का मोस्टली यूज़ क्या जियो लोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। युवा पोर्टल किसने लॉन्च, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द युवा पोर्टल टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल स्टार्टअप्स, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स। फिर G20 समिट का इंडिया में क्या था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है। हु टुक द हाईएस्ट विकेट्स इन वर्ल्ड कप 2023, किसने सबसे हाईएस्ट विकेट्स लिया था, मोहम्मद शमी ने। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद डैश डिज़ाइन इशूज़, तो लो लेवल, हाई लेवल, मिडिल लेवल या फर्स्ट लेवल, तो लो लेवल डिज़ाइन इश्यूज़ के साथ में वो डील करता है। द डैश यूनिट इज़ ऑफन नोन एज द कंप्यूटर्स सिस्टम्स नर्व सेंटर, इनपुट यूनिट, कंट्रोल आउटपुट यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम लोग नर्व सेंटर भी बोल सकते हैं बिकॉज वही सब कुछ को मतलब डेटा इनफ्लो आउटफ्लो सब कुछ को मैनेज करता है। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड इन 1970।
Okay, that is the right answer. The computer system is controlled by which component? The computer system is controlled by CPU. CPU does all the job of controlling the computer. Okay, which is the primary function of CPU? CPU primary function क्या है? To process data and execute instructions. This is the main function. Option B is the right option over here. Next question क्या है? Monitors are also known as VDU, display वीडियो डिस्प्ले यूनिट. तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट ये बताया था आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर में. ओके, डैश इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ मोस्टली यूज इन नोटबुक एंड लैपटॉप कंप्यूटर. लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, डिजिटाइजर. तो इसमें से क्या है? ट्रैक बॉल. अब के दिन में तो ट्रैक बॉल नहीं यूज़ होता है, बट पहले के टाइम का में ट्रैक बॉल वॉज एन कंपोनेंट जो कि मोस्टली नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता था. प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा नॉट एन हाँ सॉरी, क्योंकि ये बाकी सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है. इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, नॉट बोला ना यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल कौन है? रैम, CD रोम, रोम या फिर CPU? तो यहाँ पे सेकेंडरी CD रोम. ओके, CD ROM is an example of secondary memory. Okay, which of the following term is used to define all input and output devices? तो input और output devices को कौन सा term से use करते हैं हम? Hardware. Okay, which of the following are the advantages of the advantage of the mouse? बोला difficult to use, very expensive, moves the cursor slower, easy to use. तो easy to use is the advantage of the mouse. Okay, next is the memory is divided into large number of small parts called. तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो मेमोरी को उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स. ठीक है, ये भी लेक्चर में बताया था. CPU कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, CPU कंट्रोल्स, दैट इज़ ट्रू, ये सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है. इट्स लाइक द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर. Okay, so that's it. This is the completion of the shift to paper analysis. तो 29th में आफ्टरनून का जो शिफ्ट था, ओके, शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस ये था. और शिफ्ट 3 के पेपर एनालिसिस के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में व्हाट्सएप, ओके, व्हाट्सएप को या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना. Okay, so that's it for the day. If you've got any questions, do leave it down below in the comments. We'll be happy to help you out. Meet you in the next lecture. Till then, take care and goodbye.